नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज हम आपको लिए चलते हैं मुनस्यारी और वो तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। सोशल मीडिया में आजकल जिन तस्वीरों ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है, मुनस्यारी का ट्यूलिप गार्डन। ये एक ऐसा गार्डन है जिसने उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाई है। मसलन अगर बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आजकल ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। हर कोई देखना चाहता है ट्यूलिप गार्डन, लेकिन क्या करे, कोरोना जो है। लेकिन ये कोरोना जाएगा और उसके बाद देश विदेश के सैलानियों को मौका मिलेगा देवभूमि उत्तराखंड के मुनस्यारी में आने का, इस शानदार ट्यूलिप गार्डन को देखने का। 30 हेक्टेयर में फैला है ये ट्यूलिप गार्डन और बताया जाता है कि ट्यूलिप की प्रजातियों को हॉलैंड से मंगाया गया है। और सबसे खास बात जो इस ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाता है वो है पंचाचूली रेंज, वो हिमालय, वो बर्फ से ढके पहाड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुनस्यारी में जाकर आपको सिर्फ ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेगा तो आप गलत हैं। आपके लिए वहां पर एक कंप्लीट पैकेज है। यानी ट्यूलिप गार्डन में जाकर ना सिर्फ आप अलग अलग तरह की ट्यूलिप की प्रजातियां देख सकेंगे, बल्कि हिमालय के दर्शन कर सकेंगे। जो नेचर लवर हैं उनको वहां पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मसलन मैं ये कहूं कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसके दर्शन भी आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगे। फ्लोरा से भरा हुआ ये पूरा इलाका। अगर आप यहां पहुंच गए तो फ्लोरा और फोना को जो दर्शन हैं वो आपको यहीं होंगे। और एल्पाइन हट्स, यानी बर्फ के, जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर आपके रुकने के लिए, आपके रहने के लिए एल्पाइन हट्स वहां पर तैयार की गई हैं। अब सोचिए, देवभूमि उत्तराखंड जिसे स्वर्ग से सुंदर कहा जाता है, उसे स्वर्ग से सुंदर ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहां रग रग में जो है अपनी एक खूबसूरती है। यहां कई डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। आपको एडवेंचर डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन को देखने को मिलेगा, योगा डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा, नेचर डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा, वेलनेस डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में ये सुंदर सुंदर पक्षी, ये मोनाल पक्षी। अगर आप इसके दर्शन करना चाहते हैं, कोरोना काल खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड का रुख करिए और मुनस्यारी आ जाइए। आप यकीन मानिए, आप जो रिजुनरेट होकर यहां से जाएंगे, जो ताजगी आपको यहां पर आके मिलेगी, आप अपने पूरे जीवन में याद रखेंगे। ये अल्पाइन हट्स जिनकी की मैं बात कर रहा था, आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें रहने का अपना एक अलग आनंद है। और यकीन मानिए, यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है वोकल फॉर लोकल का। यानी यहां के जो लोकल उत्पाद हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहां का खान पान, यहां रहने का आनंद। आप देखिए कैसी सुंदरता प्रकृति ने यहां पर दिखाई है। बादल किस तरह से घुमड़ घुमड़ कर आकाश में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से ये सुंदर सुंदर ट्यूलिप के फूल मन को आकर्षित कर देते हैं। यकीन मानिए, आप अगर यहां आ गए तो जो कहते हैं ना स्वर्ग से सुंदर, ये देवभूमि स्वर्ग से सुंदर क्यों है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। देवभूमि डायलॉग आपको यकीन के साथ कह सकता है, ये आपको मुनस्यारी में इस ट्यूलिप गार्डन, इस सुंदर जगह देखने को मिलेगा। प्रकृति ने ऐसा वरदान दिया है इस जगह में कि चार चांद लग जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आखिर इस ट्यूलिप गार्डन को इस वेस्टलैंड पे बनाना, यहां पर ट्यूलिप गार्डन लगाना, उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना, इसके अलावा और सारी वहां पर व्यवस्थाएं करना, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन ये मुमकिन कर दिखाया है। अमूमन हमारे यहां लोग कहते हैं साहब अफसरशाही हावी है, अफसरशाही काम नहीं करती, अफसरशाही नतीजे नहीं देती। लेकिन इस काम को कर दिखाया है एक युवा आईएफएस अफसर ने। 2009 बैच के डॉक्टर विनय भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय भार्गव आपका देवभूमि डायलॉग में। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और केवल मैं ही नहीं, आपको देश विदेशों में जितने भी उत्तराखंडी हैं, इस राज्य में जितने भी उत्तराखंडी आपको देख रहे हैं, सब आपको साधुवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि मुनस्यारी की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं
वो वाकई सबको अपनी ओर आकर्षित कर देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय भार्गव आपका देवभूमि डायलॉग में। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर विनय भार्गव, आप ये बताइए जर्नी कहां से शुरू हुई, कहां आपको लगा कि साहब एक वेस्टलैंड को एक ट्यूलिप गार्डन के तौर पे बदला जा सकता है? ओके, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि अभी मुंशियारी ट्यूलिप गार्डन के बारे में आप लोगों ने सुना, तो बेसिकली ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसमें हमें करीब 2 से 2.5 साल का लगभग समय लग गया इसको विकसित करने में। और जिस जगह पर ये विकसित किया गया है उस जगह पर पहले अति ग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन के कारण भूमि बहुत डैमेज हो गई थी और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको किस प्रकार हम लोग इकोलॉजिकली रिस्टोर कर सकते हैं, किस प्रकार इसमें जैव विविधता बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार का मॉडल इसमें अपनाया जाए जिससे कि इसमें जल्दी और प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके और उस लाभ का सीधा जो बेनिफिट है स्थानीय समुदाय को मिल सके। जो हमारे राज्य सरकार के प्रयास हैं कि हम लोग स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार विकसित करने की दिशा में प्रयास करें, आजीविका संवर्धन करने के प्रयास करें और पलायन रोकथाम के प्रयास करें, ये मुझे लगता है कि मॉडल कार्य उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है जिससे कि हमारी ये उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर हम लोग काफी हद तक स्थानीय युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जोड़ के उनका आजीविका संवर्धन, उनका पलायन रोकथाम में किस प्रकार कंट्रीब्यूट कर सके, वो हमारा मेन एजेंडा था सर। इस प्रकार हम लोगों ने बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है सर, आपको दिक्कतें वहां पर क्या क्या आई, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स आपने वहां पर फेस की? आपने कहा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की बात आपने की, वहां पर मौसम बहुत अनुकूल नहीं रहता, तो ऐसे में कैसे आपने इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया? देखिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स था वो वहाँ के स्थानीय समुदाय था। जो वहाँ के बेरोजगार समुदाय से हम लोगों ने एक ईडीसी का गठन किया, इको विकास समिति, जिसे हम लोग इको डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन श्री विजय धर्मशक्तु जो स्थानीय युवा है, उनके द्वारा इसमें अति सराहनीय योगदान दिया गया। उनकी जो टीम है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टीम ने 12-12 फीट बर्फ में रह के वहां पे काम किया है। इस टीम ने वहां पर उस काल में 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं। इस टीम ने वहां पर आपदा का वो कठिन समय देखा है। इस टीम ने वो समय देखा है जब पीने के लिए पानी नहीं, जब पानी पूरा बर्फ बन जाता है, उस बर्फ को गला के ये लोग वहां पर किस प्रकार से इन्होंने इस पूरे मॉडल को इन्होंने क्रियान्वित किया है। ये अपने आप में हमें बहुत खुशी होती है कि स्थानीय जन सहभागिता से सहयोग प्राप्त करने के उपरांत ही हम लोग इसको कर पाए। मुंशियारी जिस जगह पर ये काम किया गया लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर कंडीशंस हमेशा अच्छी नहीं रहती हैं। अभी पिछली बरसात में भी वहां पे टेम्परेचर 0 तक चला गया था और पानी जम गया था और ज्यादातर समय वहां पे बहुत ठंडा, बहुत बर्फ और बहुत ठंडा रहता है। तो परिस्थितियां इतनी सामान्य नहीं है कार्य करने के लिए। और जिस जगह पर ये सब अल्पाइन एरिया है हमारा, यहाँ की मिट्टी बहुत फ्रेजाइल है। हमें इसको होलिस्टिकली समझना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों में जो फ्रेजिलिटी है, जो इसकी भूशरण की जो संवेदनशीलता है वो बहुत अधिक है। तो हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ता है कि हम लोग किस प्रकार के इनिशिएटिव यहाँ पे करें जिससे कि इम्पैक्ट तो आए, साथ ही साथ पर्यावरण को कोई उस पर दुष्प्रभाव उस इंटरवेंशंस का न पड़े। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि जो हम लोग विभागीय रूप से वृक्षारोपण द्वारा किसी क्षेत्र को रिस्टोर करने का प्रयास करते हैं, उसके विकल्प में क्या हम लोग जो हमारे स्थानीय पुष्प प्रजातियां हैं, जिन्हें हम वाइल्ड बल्बस फ्लावर स्पीशीज भी कहते हैं, क्या उनको रोपित करके हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्या एक इस तरीके के क्लाइमेट पे, इस एलिवेशन पे इस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है जो एक विजुअल अपीलिंग मिले और जो एक हाई इम्पैक्ट प्रोडक्ट के रूप में सामने आए? आई एम वेरी थैंकफुल टू माई EDC एंड इट्स टीम मेंबर्स जिन्होंने दिन रात एक करके आज ये मुकाम हासिल किया। बिल्कुल, लेकिन मैं देख रहा था कि एक कंप्लीट पैकेज है। अब केवल हम एक ट्यूलिप गार्डन की बात करें, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वहां पर मोनाल पक्षी भी देख रहा था मैं, यानी फ्लोरा वहां पर बहुत आयात है। अगर आप देखेंगे वहां पर हिमालयन रेंज आपका है, वहां पर नेचर है। यानी अगर कोई मुंशियारी आना चाहता है तो रिजुनेशन के लिए उससे बढ़िया जगह मुझे नहीं लगता उसको देश में कहीं मिल सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट जब हमें ये डिग्रेडेड साइट हमें मिली थी एज अ चैलेंज, एज अ टारगेट के रूप में विकसित करने के लिए 30 हेक्टेयर एरिया, तो मन में एक ये था कि क्या हम इसको एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन साइट के रूप में विकसित कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन साइट का अर्थ कि एक ऐसी जगह जहां पर आके लोगों को हैप्पीनेस, पीस
और उनको हेल्थ उनको एक अच्छा मिले, तो हमारा एक इंटीग्रेट अप्रोच ये था। इसी दिशा में हम लोगों ने वहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट अल्पाइन इको हट्स का निर्माण किया, अगेन जो ईडीसी के द्वारा किया गया। और ये हट्स पूरे भारतवर्ष में केवल यहीं स्थित हैं, और इनका खास बात यह है कि आपदा निरोधी स्ट्रक्चर्स हैं और ये हीट इंसुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर आप इसके अंदर रहेंगे तो आपको अंदर और बाहर में कम से कम 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर का फर्क आपको महसूस होगा, और प्रकृति के बीच में एकदम नैसर्गिक वातावरण के रूप में आप इसमें स्टे करके आप प्रकृति को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें हम लोगों ने एक और जो फीचर डेवलप किया है वो है हमारा बर्ड टूरिज्म ग्रोथ सेंटर, अर्थात पक्षी पर्यटन आधारित अभिवृद्धि केंद्र या ग्रोथ सेंटर। इस ग्रोथ सेंटर के माध्यम से वर्तमान में हम लोगों ने 30 बेरोजगार युवाओं, दोनों महिला और पुरुष को हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, जिनको हम लोग अलग अलग विषयों में, अलग अलग थीम्स में, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिहेवियर हो, एटिकेट्स हो, बर्ड गाइड्स, नेचर गाइड्स, हेरिटेज गाइड्स, फूड गाइड्स, कल्चर गाइड्स, अलग अलग थीम्स में प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंपार्ट कर रहे हैं, सो दैट ये लोग एक प्रोफेशनल के रूप में डेवलप हो, और जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है उनको ये अपनी प्रोफेशनल सेवाएं दे सकें, जिससे कि इनको डायरेक्ट रूप से वित्तीय लाभ मिल सके। और साथ ही साथ हम लोग इसमें डॉक्टर विनय भार्गव, मैं एक और चीज देख रहा था कि आपने वहां पर लोकल उत्पादों को ज्यादा महत्व दिया है। मसलन अगर मैं रिंगाल की बात करूं, आपने उसका बहुत अच्छा यूज किया है। यानी आप मानते हैं कि अगर लोकल आधारित उत्पादों का इस्तेमाल कर कर हम लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करें और वोकल फॉर लोकल करें, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। एक तो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट जब हम लोगों ने ये प्रयास यहाँ पे किया था तो बेसिकली हमारा ये था कि स्थानीय जो बेरोजगार युवा हैं वो किस प्रकार, उनमें क्षमता तो बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, और उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले सरकार की तरफ से कि वो अपने इन टैलेंट को शोकेस कर सकें एक ही जगह पर। इसीलिए हम लोगों ने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। ईडीसी के माध्यम से आज हम लोग और नहीं तो करीब 300 से अधिक उत्पाद यहाँ पर बना रहे हैं, चाहे वो रिंगाल आधारित कास्ट हो, लघु कास्ट उत्पाद हो, चाहे हमारे एसेंशियल ऑयल्स हो, चाहे हमारे अन्य जड़ी बूटी के संबंधित मसाले और अन्य चीजों जो जैविक उत्पाद हैं वो हो, और इन सभी का जो उत्पादन है इन्हीं स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने एक और जो इनोवेशन वो किया था कि जो हमारी अन्य परियोजनाओं से एसएचजीज का गठन होता है, जो कि परियोजना खत्म होने के बाद सुप्त हो जाती हैं, तो हमने उन सुप्त एसएचजीज को भी इससे लिंक किया है, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, ताकि उनके जितने भी उत्पाद हैं सीजन वाइज और कैटेगरी वाइज हम उनसे डायरेक्टली खरीद के उनको उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ दे सकें। जी, और साथ ही साथ अगर डॉक्टर विनय भार्गव, एक परिवार है, एक परिवार में सब लोग, कोई नेचर लेवल होता है, कोई योगा के लिए जाना जाता है, कोई एडवेंचर के लिए जाना चाहता है, कोई वाइल्ड लाइफ देखने के लिए जाना जाता है। तो अगर हम पूरी देश और दुनिया में एक बात कहें कि अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज इन सब का चाहिए तो आप मुनस्यारी में आ जाइए, देवभूमि उत्तराखंड के मुनस्यारी में आ जाएगा, आपको एक कंप्लीट पैकेज यहां देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास इसमें बहुत विविधता है प्रोडक्ट्स जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ट्रैकिंग की बात करें तो शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रैकिंग की सुविधा है, हाइकिंग की सुविधा है, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग की सुविधा हम लोग इसमें प्रदान कर रहे हैं टूरिस्ट को। साथ ही साथ जो अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के, उनके लिए अलग अलग लो, मीडियम और हाई रोप कोर्स एक्टिविटीज हैं, जिप लाइन्स हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। इनको हम लोग यहाँ पे लोगों के लिए ऑफर कर रहे हैं। जहां तक यहाँ की जैव विविधता, फ्लोरा फौना की बात है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुनस्यारी में इसी जगह पर हम लोगों ने देश का पहला थैलस गार्डन स्थापित किया है, जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के लाइकेंस, फर्न्स और इन तरह की चीजें आपको देखने की मिलेंगी। झूला, मॉस आपको देखने को मिलेगा, जो अन्य जगह आपको एक साथ देखने को नहीं मिल पाएगा। अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो ये जगह बर्ड्स के लिए, स्पेशली जो मुर्गी प्रजातियों की जो बर्ड्स होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छी डेंसिटी यहाँ पर मोनाल की है। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्षी यहाँ पर है उसे हम लोग जिसे लवांग या लूंग भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, इंग्लिश भाषा में सटायर ट्रैगोपान कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पक्षी है और इसको देखने के लिए बहुत भीड़ यहाँ पर आती है। साथ ही साथ यहाँ पे चीड़ फेजेंट है, कोकलास है, स्नो कॉक है, हिल पार्ट्रिज है, इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर प्रजातियां, इनफैक्ट समस्त जो 11 प्रजातियां हमारे यहाँ जो मुर्गी की उत्तराखंड में मिलती है वो यहाँ पर आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा अल्पाइन हर्ट्स के बारे में भी बता दीजिए ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? अगर कोई टूरिस्ट आता है उसके रुकने के लिए क्या सुविधाएं हैं?
देखिए, अल्पाइन हट्स जो हमने विकसित की हैं, ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की है, क्योंकि इन जगहों पर अमूमन बर्फ जब पड़ती है तो करीब 12 से 15 फीट तक बर्फ पड़ जाती है, और उसमें हमारे जो ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। तो हमने इसमें बहुत R&D किया। हमने स्वीडन, फिनलैंड और अन्य देशों के मॉडल्स को देखा, समझने का प्रयास किया, और हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग क्या इनोवेशन यहाँ पे कर सकते हैं जो सस्ता भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। इस दिशा में हम लोगों ने ईडी के साथ डिस्कस करते हुए एक मॉडल डिजाइन किया और इसको टिपिकल ए अल्पाइन हट्स के रूप में इसको विकसित किया। बेसिकली ये डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है और बहुत ही वार्मथ इसके अंदर रहता है। आप इसके अंदर अगर रहेंगे तो आपको बहुत ही एक अलौकिक फील होगा। बिल्कुल साउंड प्रूफ है, हीट इंसुलेटेड स्ट्रक्चर है, आपदा निरोधी स्ट्रक्चर है, और बच्चों के लिए भी इसमें ऊपर भी एक हम लोगों ने इसमें स्पेस दी हुई है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इसको। जी, साथ ही मैं दोबारा ट्यूलिप में आ जाता हूं, और मैंने कहीं पढ़ा था, बल्कि एक लिटरेचर में मैंने पढ़ा था कि ट्यूलिप एक दौर पे कुमाऊं के हिमालय एरिया में पाया जाता था। क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। अगर हम फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया को छाने उसका वॉल्यूम 6, तो उसमें हम पाएंगे कि ट्यूलिप्स जो है वो कुमाऊं हिमालय की नेटिव प्रजाति है जो 5 से 6 हजार फीट पर यहाँ पर बहुतायत में मिलता है। इनफैक्ट हमारी ईडीसी ने खुद इसकी खोज की, अन्य कई जगहों पर हमने मुंशियारी में देखा, इनफैक्ट पिथौरागढ़ लोकल में भी हमने कई जगह इसको देखा है। जो प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है उसे ट्यूलिपा स्टेलेटा कहते हैं, जो 5 से 6 हजार फीट पर वाइल्ड में हमें यहाँ पर मिलती है। और हमारे ये बहुत ही एक उपयोगी डिस्कवरी कहें या वरदान कहें, क्योंकि इस वाइल्ड स्पीशीज को यूज करते हुए हम लोग भविष्य की रणनीति तय करने की स्थिति में हैं, जो शायद अन्य जगह जहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि इस प्रकार इस वाइल्ड स्पीशीज को यूज करते हुए चाहे हमें अगर वैरायटी इंप्रूवमेंट करना है, हाइब्रिड वाइगर बढ़ाना है, लॉन्गिविटी बढ़ानी है, हमें इसको डिजीज फ्री रेजिस्टेंट बनाना है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाइल्ड जेनेटिक रिसोर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी अन्य प्रजातियों की किस्मों की इंप्रूवमेंट करने की दिशा में। तो हमारा ये जरूर प्रयास है कि हम लोग इसको आगे लाएंगे, क्लोनल प्रोपोगेशन से इसका मल्टीप्लिकेशन करके जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ इसको एक बिजनेस वॉल्यूम के रूप में इसको हम लोग विस्तारित करने का प्रयास इसमें वो डेफिनेटली इसमें करेंगे। ओके, डॉक्टर विनय भार्गव, एक तो ये एक टूरिज्म का एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो गया है जो एक बहुत ही होलिस्टिक मॉडल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ट्यूलिप की बात करूं, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जब हम एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करते हैं, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो देश भर में पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर उत्तराखंड में हैं। तो क्या हम इस मॉडल को कहीं और भी रेप्लिकेट कर सकते हैं उत्तराखंड में? डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। जो यहाँ की टोपोग्राफी और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कुमाऊं हिमालय के लिए सूटेबल है। हमें जरूर अन्य जगहों पर सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि हम लोग श्योर हो जाएं कि ये वहाँ पर प्रॉपर्ली पनप सकता है अथवा नहीं। इसके लिए हम लोगों ने बड़ा प्रोजेक्ट करने के पहले गत वर्ष एक छोटा पायलट किया था जिसमें हम लोगों ने उसी जगह पर ट्यूलिप्स लगाए थे, जो गत वर्ष सीएम सर के द्वारा ट्वीट करने पर काफी पॉपुलर हुआ था। इसमें जो एक इनोवेशन मैं आप सभी के सामने लाना चाहूंगा वो ये है कि यूजली जो ट्यूलिप का काल होता है 15 से 20 दिन का होता है। जो कश्मीर में आप देखेंगे वो लोग 2 फेजिंग में प्लांट करके लगभग 1 महीने तक ब्लूम प्राप्त करते हैं। पर जो इनोवेशन जिसकी मैं आपको बात करना चाह रहा हूं वो पहली बार ऐसा है कि ऑफ सीजन में ट्यूलिप का ब्लूम प्राप्त करना। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये जून आ गया है और हमारे पास अभी भी 15 से 20 जून तक का समय है जिसमें हम लोग ट्यूलिप का ब्लूम हम लोग दिखा पाएंगे। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो फरवरी से लेकर मार्च या लेटेस्ट अप्रैल तक ब्लूम रहता है वो हम लोग विस्तारित करने की स्थिति में है जून महीने तक। और साथ ही साथ जिस टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, हम लोग वर्ष में 6 माह से अधिक तक ट्यूलिप का ब्लूम प्राप्त कर सकेंगे, जो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है। स्पेशलिस्ट जो के उनके द्वारा काफी इस अप्रोच को सराहा गया है और हम लोग अब आज की डेट में इस मुकाम पर हैं कि हम लोग वर्ष में 6 माह से अधिक तक ट्यूलिप्स कर पाएंगे। ट्यूलिप्स इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत ख्याति प्राप्त है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड फ्लावर अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम लोग देखें तो विश्व में इसको बहुत एक उच्च स्थान मिलता है। लाखों लोग जाते हैं हॉलैंड में, क्योंकि अन्य जगहों पर इस फूल को देखने के लिए, इसकी खूबसूरती देखने के लिए। अगर यही खूबसूरती हमें अपने खुद देवभूमि में मिलती है, हमें इसको खुद निहारने का इसको मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। निश्चय ही लोग इसमें आकर्षित होंगे। जो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट
रेट होगा, अनलाइक हॉलैंड जाके अन्य जगहों पर जाकर, कश्मीर जाकर, वो यहाँ के लोगों को मिल सकता है। साथ ही साथ जो हमारे अन्य पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो सकता है कि अन्य देशों से भी, नेपाल है, वो यहाँ पर आए, विजिट करें, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित होगा और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और हम दुनिया के देशों में जाते हैं अलग अलग मॉडल देखने के लिए, उनसे सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या ये मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है उत्तराखंड में, लेकिन मैं समझता हूं कि मुनस्यारी का ये ट्यूलिप मॉडल ऐसा है जिसको दूसरे देश के लोग देखने आएंगे कि क्या हम अपने देश में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता ये एक और अच्छी शुरुआत है उत्तराखंड के लिए? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत है और हम लोग भी काफी उत्साहित हैं इस प्रकार के रिजल्ट से, इनोवेशन से। मेहनत हमें बहुत लगी, पर मैं अपने टीम के प्रयासों से बहुत सफल हूँ। अन्य जगहों पर भी इसको डेफिनेटली इसको प्रयास किया जा सकता है, पर अगेन मैं वही बात कहूंगा कि बड़ा प्रोजेक्ट करने के पहले हम लोग छोटा पायलट करके देख लें, उसके रिजल्ट्स देख लें और उसके बाद की रणनीति हम लोग डिसाइड करें कि हमें किस लेवल पर, किस स्केल पर इसको आगे बढ़ना है। ओके डॉक्टर विनय भार्गव, ओके आप कंप्लीट करिए सर, आप कंप्लीट करिए। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग परिस्थिति के अनुकूल डिसीजन लें और इसमें आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसके प्रोस्पेक्ट को देखते हुए हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर विभिन्न रेखी विभागों से, उद्यान विभाग से, जो हमारे जीबी पंत यूनिवर्सिटी है उससे हम लोगों ने टाई अप कर रखा है और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोलैबोरेशन है वो भी हमने स्थापित कर रखे हैं, सो दैट अगर हमें भविष्य में कभी कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो इनके सहयोग से हम लोग एक अच्छे रूप में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसमें आगे हम लोग बढ़ पाएंगे इसमें। और इसी दिशा में हम लोग का जो एक मेन प्रयास है वो जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत जो हमारा पिथौरागढ़ शहर है, इससे करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर पर हम लोग एक ट्यूलिप लैंडस्केप करीब 30 हेक्टेयर में बनाने का इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कि स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का एक सपना था कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके का देखें। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी एक विजन था कि हम लोग एक इस तरीके का एक लैंडस्केप डेवलप करके यहाँ पर हम लोग दिखा सकें। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग खुद इसको प्रयासरत हैं अलग अलग जगह पर इसको एक्सपैंड करने के लिए और हम आश्वस्त हैं कि हमें इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और खासकर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, हम नए डेस्टिनेशन बनाएं, क्योंकि नैनीताल और मसूरी के अलावा भी हमारे राज्यों में बहुत कुछ है। बट सर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि जो दर्शक, जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अब वो जानना चाहेंगे कि साहब कनेक्टिविटी का क्या हाल है और कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, और दूसरा वहां पर अगर वो आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था क्या है, क्या कुछ वहां पर आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए, कनेक्टिविटी का जहां तक बात है तो वर्तमान में ऑल वेदर रोड के तहत जो सड़क चौड़ीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है और इससे जो हमारा ट्रेवल टाइम है वो हल्द्वानी से काफी कम हो गया है, टनकपुर से काफी कम हो गया है। जो वायु सेवा है, विमान सेवा है, वो भी लगभग होने की स्थिति में है और मेरे को लगता है कि कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा। जो लगभग अभी सीएम सर आए थे तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग जल्दी इसमें निर्णय लेके इसमें दोबारा फ्लाइट्स को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टेक्निकल क्लियरेंसेस की वजह से कुछ दिक्कत आ रही थी, बट आई थिंक वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा समस्त लोगों को कि कनेक्टिविटी का जो इश्यू है थोड़े दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा, पर उसके बावजूद भी अगर आप इस जगह पर आएंगे तो आपको बहुत सारी जगह है देखने के लिए और घूमने के लिए। केवल एक ट्यूलिप के साथ साथ आप देखें तो हमारे यहाँ पे थल केदार जैसी बहुत ही खूबसूरत जैव विविधता धरोहर स्थल है जिसे आप देख सकते हैं। हमारे पास डीडी हाट जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है उत्तराखंड का, वो जगह देखने की है। किस प्रकार एक वन राज्य समुदाय के द्वारा वनों का संरक्षण करते हुए उनको उनकी प्रिस्टिनिटी में बचा के रखा जाता है, जिस कारण से इतनी अच्छी बारिश वहां पर होती है, वो एक मॉडल देख सकते हैं। अगर हम लोग दारमा, व्यास, चौदास की बात करें तो उन एरियाज में आप लोग जा सकते हैं। आज के डेट में तेडांग तक सड़क पहुंच गई है जो अपने आप में आपको लद्दाख का व्यू देगा, जो वहाँ की झीलें, वहाँ का व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार नारायण आश्रम में भी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी प्रकार का, जो भी फलीभूत हो जाएगा कुछ समय में। तो इस प्रकार दारमा, व्यास, चौदास, जोहार घाटी, समस्त घाटियों को हम लोग देखने का ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। जो ऑलरेडी फेमस भार्गव, ये बात भी सच है, आप एक जगह को डेवलप करते हैं, उसकी एडजॉइनिंग एरियाज अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं, वहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा भी ये प्रयास किया जाता है कि जो इस प्रकार के पर्यटक गंतव्य केंद्र है वहां पर होम स्टेज को प्रोत्साहित किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग घाटियों में, अलग अलग जगहों पर
लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका पंजीकरण किया जा रहा है, उनको व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि अगर पर्यटक आते हैं अधिक मात्रा में किस प्रकार से उनको आप कैटर करेंगे। और इस प्रकार मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक साइड डेवलप होने के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यवसायी उनको लाभ होगा, जो होटल एसोसिएशंस हैं, जो होटल ओनर्स हैं, रिजॉर्ट ओनर्स हैं, लॉज ओनर्स हैं, जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको डेफिनेटली इसमें बहुत फायदा इसमें उनको मिलेगा। ओके, आप थोड़ा अपने अनुभव से बताइए डॉक्टर विनय भार्गव, क्योंकि हम इसको, हमारा उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश के तौर पे जाना जाता है, दुनिया भर में हमारी एक अलग छवि है कि साहब हम देवभूमि कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कौन सी, इस स्टेट को कौन से बदलाव करने चाहिए, चाहे वो पॉलिसी स्तर पे हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, ताकि हम आने वाले समय में अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने टूरिज्म सेक्टर से ले पाएं? थोड़ा एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिए, मैं कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पा रहा था आपके प्रश्न का। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें आने वाले समय में अपने स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म सेक्टर पे निर्भर रहना है, जो कि लगता है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे स्टेट में, हमें क्या कुछ करना चाहिए पॉलिसी लेवल पे, लोकल लेवल पे, ताकि हम इसे और ज्यादा डेवलप कर पाएं और ज्यादा सुविधाएं अपने टूरिस्ट को दे पाएं? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा फॉरेस्ट एरियाज में किस प्रकार से इको टूरिज्म किया जाएगा उसकी पॉलिसी जारी की हुई है 2018 में, और उसी पॉलिसी के अनुरूप राज्य द्वारा भी एक इको टूरिज्म पॉलिसी अपनी बनाई गई है, जिसपे काम चल रहा है, जिसमें अलग अलग विभागों से उनका मत प्राप्त करते हुए काम चल रहा है। तो डेफिनेटली इसमें पॉलिसी डिसीजन सरकार की तरफ से अगर हो जाता है कि किस प्रकार एक सस्टेनेबल रूप में हम लोग इस चीज को कम्युनिटी को जोड़ते हुए एग्जीक्यूट कर सकें, तो डेफिनेटली इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इशू है डॉक्टर भार्गव, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 71% फॉरेस्ट हैं और हमारे पास लैंड बहुत कम है, डेवलपमेंट के लिए लैंड बहुत कम है। तो जैसा कि आपने कहा कि भारत सरकार ने इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई है, उसी के आधार पर राज्य सरकार ने अपनी इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई है। आपको लगता है कि इसको हम अपनी ताकत माने? हम 71% फॉरेस्ट हमारे पास है, लेकिन हम इसको अपनी ताकत बना सकते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इससे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इससे लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, फॉरेस्ट बेस्ड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को रोजगार भी जो सरकार को राजस्व भी दे रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रही हैं। अगर हम लोग तराई के जनपद की बात करें तो वहां पर रेत, बजरी, पत्थर के खनन से काफी अच्छा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, और जो हमारे हिल एरियाज है वहां पर लीसा के टिपान से बहुत ज्यादा रेवेन्यू और लोगों को रोजगार इसमें मिलता है। तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज में अगर हम लोग इनोवेशन का एक फैक्टर जोड़ दें तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ये हो जाएगा। और आई थिंक जो गवर्नमेंट है वो बहुत इस दिशा में सपोर्टिव नेचर है सरकारों का, कि वो इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, चाहे वो पिरूल से बिजली उत्पादन का है, पिरूल से पार्टिकल बोर्ड बनाने की टेक्निक है, या अन्य जो चीजें हैं वो बहुत ही कारगर इसमें सिद्ध होंगी। उदाहरण के लिए अगर मैं जनपद पिथौरागढ़ की बात करूं तो हम लोगों ने इसमें जो कम्युनिटी आधारित जो कंजर्वेशन मॉडल है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का, वो भी हम लोगों ने इसमें काफी इसमें मेहनत की हुई है। अगर वो एक अप्रूव हो जाता है तो वो भी उत्तराखंड का पहला एक साइट हमारे यहाँ पर उभर के आएगा। साथ ही साथ जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी जो एक बहुमूल्य प्रजाति है जो वहां पर पाई जाती है, उसका भी उचित लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल सके, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे कीड़ा जड़ी बिजनेस मार्केटिंग सेंटर धारचूला में बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग खरीदना चाहते हैं और जो लोग बेचना चाहते हैं वो लोग एक जगह पर इकट्ठे होके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन की प्रेजेंस में इसको खरीद फरोख्त जो भी है इसकी लीगली वो कर सकें। और डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे पोटेंशियल हैं। हम जानते हैं कि कीड़ा जड़ी बिसाइड्स इम्यूनो बूस्टर अलग बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ही हाई वैल्यू है इसकी। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया पे भी इसका बाइंग और सेलिंग चलता है, तो हमें भी मेरे को लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग ये प्रयास कर पाते हैं तो डेफिनेटली कम्युनिटी के लिए और सरकार के लिए अच्छा एक इनिशिएटिव इस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके सर, अब बात आती है कि हम इसको मार्केट कैसे करते हैं, देश दुनिया तक अपनी जो यूएसपी है उसको पहुंचाते कैसे हैं। सपोज मैं अगर ट्यूलिप की बात करूं या यहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसकी बात करूं, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी जगह हैं लाइक आपके एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन जगहों को मार्केट कर सकते हैं?
क्योंकि सर जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी में टूरिस्ट को वहां पर ला पाएंगे तो आपके पास रेवेन्यू आ पाएगा। तो आपको लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसे फॉरेस्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बीच में कि साहब आप इसको प्रमोट करिए सो दैट कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और हमारा ये मॉडल जो है वो देश दुनिया में विख्यात हो। बिल्कुल ठीक है आपने। जो कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात है, पर्यटन विभाग के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा। इनफैक्ट उनके फीडबैक पर भी हम लोग काफ़ी काम कर लेते हैं कभी कभी, और इसमें हम लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी पूरा कर लिया है। जो हमारी ईडीसी है वो इसी को संचालित करती है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसमें सभी में हमारे अकाउंट्स इसमें एक्टिव हैं। यदि कोई भी पर्यटक, कोई भी सैलानी यहाँ पर आना चाहता है तो वो अगर हमें ईमेल भी कर दे, फोन भी कर दे, किसी भी माध्यम से सूचित कर दे, तो उसको पूरी तरीके से ईडीसी के द्वारा गाइड किया जाता है कि आप किस प्रकार से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, क्या आपका टैरिफ रेट होगा, क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगह, कल्चर, हेरिटेज, एवरीथिंग। तो हम लोगों ने इसको उस प्रोफेशनल वे में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और जहां तक बात है इसकी मीडिया पब्लिसिटी और उसकी, तो हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वहां पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स की फोटोग्राफ्स हम लोग वहां पे डालें, ताकि पब्लिक को भी थोड़ा सा एक इंस्टेंट एक मैसेज मिले कि यस देयर इज अ प्लेस इन मुंशियारी दैट वी कैन विजिट। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेटली प्रचार में भी काफी ध्यान दे रहे हैं, ताकि लोगों को अत्यधिक टूरिस्ट को यहाँ पर हम लोग इनवाइट कर सकें। और साथ साथ हम लोग ये चीज इंश्योर करना चाह रहे हैं कि अगर सपोज जैसे मेरे को बताया गया कि मुंशियारी में सैलानी लगभग 45 से 50 हजार तक लगभग सैलानी वर्ष पर्यंत यहाँ पर आते हैं, और जब वहां पर एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कभी कभी वहां पे रहने को भी नहीं मिल पाता है, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम पर, दुर्गा पूजा के टाइम पर। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोग होम स्टेज की तरफ ज्यादा जाने का प्रयास करते हैं कि जो इस प्रकार जो लोगों ने अपने होम स्टेज को डेवलप किया है उसमें भी उनको उसका लाभ, वित्तीय लाभ उसमें मिल सके। ओके, वहां पर कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग एक टाइम पे वहां पर रुक सकते हैं, खासकर मुंशियारी में जहां पर हम बात कर रहे हैं? देखिए, जो मुंशियारी ट्यूलिप गार्डन वाला एरिया है 30 सेक्टर में, हम लोगों ने, हमारे पास इसमें हाई एंड अल्पाइन हट्स हैं, हमारे पास वीआईपी टेंट्स हैं, हमारे पास नॉर्मल फैमिली टेंट्स हैं, डॉर्मेटरीज हैं। तो एट अ टाइम अगर हम चाहें तो लगभग 200 से 250 लोगों को हम लोग रुकाने की स्थिति में है। और उसके आसपास की एरिया में होम स्टेज डेवलप हुए हैं? बिल्कुल, होम स्टेज काफी अच्छे डेवलप हुए हैं। सरमोली एक गांव है जहां पर वन पंचायत द्वारा काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे होम स्टेज को डेवलप किया गया है। अन्य वन पंचायतें भी हैं जहां पर होम स्टेज को काफी अच्छी तरह से डेवलप किया गया, इसका लाभ वहां पे लोगों को मिल रहा है। ओके, साथ ही मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, ये इंटरनेशनल रिसर्च है कि साहब अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आप केवल 18 जॉब क्रिएट कर पाते हैं। व्हेन इट्स कम टू एग्रीकल्चर आप 27 से 28 जॉब क्रिएट कर पाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म सेक्टर आप 50 से 60 जॉब क्रिएट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको लगता है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस सेक्टर पे होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हमें मौसम दिया है, हमें जैव विविधता दी है, हमें वाइल्ड लाइफ दी है, सब कुछ हमें दिया हुआ है। इसमें मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि किसी भी क्षेत्र को हम लोग डेवलप तो कर लेते हैं, और उसको सस्टेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म इन प्लेस होना बहुत आवश्यक है। आप अगर देखें तो राज्य सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास पहले भी किए गए हैं, पर सस्टेन न होने के कारण वो भविष्य में फिर उसमें दिक्कत आती है। तो मेरा कहना है कि कोई भी एसेट क्रिएट करें तो सस्टेनेबिलिटी के मैकेनिज्म शुड बी इन प्लेस। जैसे हमने मुंशियारी में जो ये चीज फैसिलिटी डेवलप की है, इसका जो समस्त जो इसकी देखरेख है, संचालन है, वो इन्हीं बेरोजगार युवाओं की समिति ईडीसी के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो हम 100% श्योर हैं कि भविष्य में इसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, और राज्य सरकार को केवल इसमें अपना मॉनिटरिंग और सुपरविजन और हल्का सा इनपुट देने की आवश्यकता है, जिससे उसको वो कर पाएंगे। और जहां तक टूरिज्म की बात है, कैरिंग कैपेसिटी और जो सस्टेनेबिलिटी है उसको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि पर्यटक जहाँ पर ज्यादा आते हैं वहाँ पे गंदगी और बहुत सारा दिक्कत आती है वहाँ पे, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो या चाहे कैपेसिटी का हो, अन्य तरह के इश्यूज आते हैं। जो हमारी ये सुविधा है, अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज अ जीरो प्लास्टिक जोन। बिल्कुल जीरो प्लास्टिक जोन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी और सस्टेनेबल मॉडल के रूप में इसको असेस करके हम लोग कर रहे हैं। हमने असेसमेंट किया है कि एट अ टाइम हम लोग कितने लोगों को यहाँ पर अलाउ करेंगे, वीक में कितने लोगों को अलाउ करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को अलाउ करेंगे। साथ ही साथ जो निकट
में खलिया ट्रैक रूट है, उसमें भी हम लोगों ने पर्यटकों की संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, रेगुलेट किया हुआ है कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, और किस तरीके से मिनिमम डिस्टरबेंस क्रिएट करके मैक्सिमम आउटपुट मिल सके स्थानीय समुदाय को, उसका हमने प्रयास किया हुआ है। अगर चाहे प्लास्टिक की बोतल्स हम लोगों ने बिल्कुल वहां पे हटा दी हैं। प्लास्टिक की बोतल्स आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी, सब मेटल बोतल से रिप्लेस की गई हैं। जग्स हम लोग दे रहे हैं, और ट्रैवल करने के टाइम पर भी उनको अलग से रैपिंग बैग्स हैं, सब हम लोग अलग से उनको दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत जो डस्टबिन होते हैं वो डिजाइन किए हैं वहां पे, जो देखने में डस्टबिन जैसे नहीं लगते, इनफैक्ट अलग ही उसका व्यू आता है। तो हम लोगों ने इस तरह के इनोवेटिव वर्क्स करके इस पूरे फैसिलिटी को डेवलप किया है, ताकि लोग बाहर से आए और देखें कि क्या नई चीज है इस जगह पर जिसको वो लोग एग्जेम्पलीफाई कर सकते हैं। ओके, आपको डॉक्टर विनय भार्गव, क्योंकि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक बहस छिड़ी हुई है कि साहब आप कैसे डेवलपमेंट ऐसा करें ताकि हमारी इकोलॉजी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो हम ये कह सकते हैं ये एक परफेक्ट मॉडल है डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन का? पर्सनली तो मेरा तो ये मानना है कि हमने काफी मेहनत की इसमें। हम लोगों ने इसमें स्थानीय समुदाय से लेकर उच्च अधिकारियों और सभी से उनके सुझाव और उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके क्रम में इसको विकसित किया है। मेरा ये कहना है कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड देयर इज नो लिमिट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो जब इनोवेशन की कोई सीमा नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई परिभाषा नहीं है, तो हम लोग जो काम करते हैं वो अपने आप में परिपक्व है, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। पर मेरा ये जरूर कहना है कि हम लोगों ने एक चीज डेवलप की है। हम लोगों ने एक डिग्रेडेड साइट को एक मॉडल साइट के रूप में डेवलप किया हुआ है। तो इसमें हो सकता है कि हमारी तरफ से हमारा ही बेस्ट प्रयास हो, पर हो सकता है किसी अन्य को ये चीज शायद लगे कि इसमें एक्स कर दो, वाई जेड, कुछ भी उनके सुझाव हो सकते हैं। तो हमें जरूर उनको फैक्टर इन करना चाहिए। पर जहां तक विकास के साथ संरक्षण की बात है, डेफिनेटली ये उसका एक मॉडल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जीरो डिग्रेडेशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जीरो प्लास्टिक पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और रिसाइकलिंग 100% इसमें हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि ये नीचे के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसमें बहुत केयरफुली हर एक चीज को प्लान किया हुआ है। सर, अभी आपने जिक्र भी किया, लेकिन मैं दोबारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मान लीजिए आपने एक एसेट क्रिएट कर दिया और वो बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास एसेट है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, बट उसका सस्टेनेबल मॉडल क्या होगा? क्योंकि मैंने देखा उत्तराखंड में इस तरह के कई मॉडल्स हैं, इस तरह की कई बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई, बट व्हेन इट्स कम्स टू सस्टेनेबिलिटी उनका बाद में ध्यान नहीं रखा गया, वो बेकार हो गए, और हमने इतना पैसा और इतनी मेहनत उस पर लगाई और उससे जो हमें रेवेन्यू या जो फ़ायदा उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाए। आपने कुछ इस सेक्टर पे काम किया, इस फील्ड पे काम किया कि आप इसे एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल के तौर पे भी बना पाए? इसमें हम लोगों ने जो प्रयास किया हुआ है, भारत सरकार द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी में ये व्यवस्था की गई है कि इस तरह की जो भी आप फैसिलिटीज डेवलप करते हैं उसको किस प्रकार से सस्टेनेबल बनाने के लिए आप स्थानीय समुदाय से ईडीसी का गठन कर सकते हैं, और उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी दिया हुआ है। उसमें जैसे ज्यादा मुझे ध्यान में है वो 30 एंड 10% का एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। 10% विल गो टू द गवर्नमेंट, बाकी 30% विल बी गिवन टू द ईडीसी एज देयर ऑनरेरियम एंड वेजेस, 30% विल बी टुवर्ड्स मेंटेनेंस एंड 30% विल बी टुवर्ड्स कॉर्पस फंड, समथिंग लाइक दैट। तो हम भी उसी दिशा में हम लोग थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करते हुए स्थानीय समुदाय को बेनिफिट देने के हिसाब से ही हम लोगों ने इसी प्रकार का मैकेनिज्म यहाँ पे भी स्थापित किया हुआ है। एक आखिरी सवाल, यहाँ आने के बेस्ट मंथ्स कौन से हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल मानसून का काल छोड़कर, वैसे तो लोग मानसून में भी आते हैं यहाँ पे, पर संख्या कम होती है। पर सबसे जो बेस्ट सीजन है वो समर का है। मार्च, अप्रैल, मई, जून आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, वो अपनी अलग ब्यूटी है। जब आप मानसून के बाद आएंगे तो आपको, जब फॉल ऑटम का सीजन आता है तो आपको पूरा लैंडस्केप ऑरेंज कलर का, पांगर जो है वो ऑरेंज कलर का फोलेज उसका हो जाता है, फॉल का फोलेज आ जाता है, तो आपको वो दिखाई देगा। उसके बाद जब पत्ते झड़े आते हैं तो विंटर में आपको स्नोफॉल के टाइम पर एकदम लीफलेस, एकदम टिपिकल यूरोपियन एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें। तो किसी भी समय आप आए, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हमेशा ही कुछ है ऐसा जो आपको यहाँ पर हमेशा एंथ्यूज करता रहेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, और आप हमेशा आकर्षित हो। एक और आखिरी बात, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग जनरल में 1 थी, फर्स्ट थी, और आपके पास कई और स्टेट जाने का मौका था। आपने उत्तराखंड ही क्यों ऑप्ट किया?
देखिए, मैंने अपना यहाँ से पीएचडी किया हुआ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। और पीएचडी करने के दौरान जब मैं फील्ड में पैदल अलग अलग जगह, विषम जगह पर हम लोग घूमते थे, जाते थे, देखते थे, स्टडी करते थे, समझते थे, लोगों की निर्भरताओं को देखते थे, तो मन में विचार जरूर आता था कि क्या हम लोग वनों पर आधारित, क्या फॉरेस्ट बायो रिसोर्सेज पर आधारित कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं जिससे कि लोगों को उनकी आजीविका को उसमें मदद मिल सके और हम लोग इसी दिशा में प्रयास कर सकें। दैट वाज द मेन रीजन कि क्यों मैंने ये स्टेट चुना। और यहाँ के लोग डेफिनेटली बहुत पोलाइट हैं, बहुत हम्बल हैं। बाकी देवभूमि जिसे कहते हैं वही देव व्यवहार भी इनके एमंग्स दिखता है। जो यहाँ का रिच कल्चर है, हेरिटेज है, और जिस तरीके से इनका व्यवहार कुशल है, अनबिलीवेबल। लोग कोई भी टूरिस्ट आए वो बहुत ही अच्छा उनको एक माहौल मिलेगा, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही होमली उनको फील होगा। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों मेरे को लगता है कि स्टेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरह के इनोवेटिव वर्क्स करके दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय भार्गव, और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक तो आपने एक छवि भी बदलने का प्रयास किया है। अमूमन जो ऑफिसर्स को लेके जो छवि है लोगों के मन में, मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, बट लोगों के मन में ये भाव रहता है कि साहब कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं करते साहब। लेकिन आपने एक मॉडल क्रिएट किया है, आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आप इसको और ज्यादा विस्तार देंगे इस मॉडल को, और आने वाले समय में ये एक वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ देवभूमि उत्तराखंड होगा जिसको देश और दुनिया में जाना जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। तो आपने देखा कि किस तरह अपनी मेहनत और अपनी लगन से लोकल लोगों को साथ लेकर एक आईएफएस ऑफिसर ने एक पहल की, और वो पहल रंग ला रही है मुनस्यारी में ट्यूलिप गार्डन के तौर पर। यकीनन उत्तराखंड को डॉक्टर विनय भार्गव जैसे अफसरों की जरूरत है जो लीग से हटकर कुछ करना चाहते हो, और वाकई उन्होंने जो करके दिखाया है वो आने वाले समय में उत्तराखंड को एक नई पहचान देगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, जैसा अमूमन मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि उत्तराखंड में वो सब कुछ है, प्रकृति ने वो सब कुछ उत्तराखंड को दिया है जिसका संतुलित इस्तेमाल कर कर हम यहां आजीविका भी बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं, लोकल लेवल पे रोजगार भी दे सकते हैं, लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं, और कुल मिलाकर एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर हम बढ़ सकते हैं। बशर्त है हमें नई नई पहल करनी होगी, नई नई शुरुआत करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इस खास पेशकश को देखने के लिए।